हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु कैसे सारे 12th के बच्चे जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले थे, उनको जब बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो उनको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फिक्र था कि भैया उनको मार्किंग इस बार कैसे होने वाला है, उनको यानी किस बेसिस पर मार्किंग उनको किया जाएगा। तो कल इसको लेकर सीबीएसई ने ऑफिशियली एक सर्कुलर जारी करके बताया कि भैया 12th के बच्चों का जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है उसको इस बार किस बेसिस पर जो है इस बार मार्किंग करने जा रहा है। तो उस सर्कुलर के अंदर पूरा डिटेल बात लिखा हुआ है, हर एक चीज़ मेंशन किया गया हुआ है कि बच्चों को कैसे क्या क्या मार्किंग, हर एक चीज़ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हें जो है इन द सिंपल वे कैसे बताया जा सके, उसके लिए मैंने एक पूरा जो है एक समरी जो है यहाँ पे तैयार करके लाया है। कल जब ये सर्कुलर आया तो मैंने उसको पूरा डिटेल एनालिसिस करा, उस पर रिसर्च करा, ताकि उसका हर एक एक पॉइंट्स तुम्हें इन द सिंपल वे में कैसे बताया जा सके, ताकि ये तुमको पता चले कि तुम्हारा मार्किंग यानी 5 नंबर भी तुम्हें अगर मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, वो 16-17 पेज का सर्कुलर है, लेकिन ये 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर तुम्हें वो सारी बात समझ में आ जाएगी जो सर्कुलर के अंदर है। देखो, तुम्हारा जो इसमें मार्किंग होने जा रहा है वो 3 क्लासेस को एक साल इन्वॉल्व करके होगा, यानी 10th को, 11th को, 12th को इन्वॉल्व करके तुम्हारा इस बार मार्किंग करने जा रहा है 12th। ठीक है, यानी इस बार पहले बार हो ही रहा है, तो 3 क्लासेस को इन्वॉल्व करके तुम्हारा मार्किंग होगा, 10th, 11th एंड 12th। 10th के बेसिस पे तुम्हें 30% मार्क्स मिलेगा, 12th के बेसिस पे, 11th के बेसिस पे तुम्हें 30% मार्क्स मिलेगा एंड 12th के बेसिस पे तुम्हें 40% मार्क्स दिया जाएगा इस सर्कुलर के अनुसार। ठीक है, अब 10th के बेसिस पे तुम्हें 30% मार्क्स कैसे मिलेगा। तो देखो, 10th का जब तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन हुआ तो हुआ भी होगा, तो 10th का जब तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें जो 3 सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाला सब्जेक्ट था, कोई भी 5 मेन सब्जेक्ट होता है 10th में, तो उसमें 3 कोई भी जो तुम्हारा हाइयर मार्क वाला सब्जेक्ट था, यानी जिसमें तुम्हें हाइयर मार्क्स आया, उसको लिया जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, मान लो कि वो सारे का एवरेज जो है तुम्हारा 55 आ गया, फॉर एग्जांपल की बात बोलें 55 आ गया, तो ये 55 मार्क्स तुम्हारा 12th के हर एक सब्जेक्ट में डाला जाएगा, यानी इसी बेसिस पर डाला जाएगा। भैया 55 ही नहीं डाला जाएगा, इसी बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट में वही मार्क्स जो है डाला जाएगा, उसका 30% मिला के डाला जाएगा। ठीक है, फिर 11th का 30% मार्क्स तुम्हें दिया जाएगा। अब ये सब बातें सिर्फ भैया थ्योरी का हो रहा है, ये भी बात जान लीजिए, ये सब थ्योरी की बातें हो रही है, ना तो 10th का तुम्हें प्रैक्टिकल का कोई मार्क्स मिलने वाला है और ना तो 11th का भी कोई प्रैक्टिकल का मार्क्स तुम्हें 12th के अंदर मिलेगा, नहीं, सिर्फ थ्योरी का। 10th का थ्योरी का 30% तुम्हें मिलेगा और 11th का भी थ्योरी का 30% मिलेगा, वो भी फाइनल एग्जामिनेशन का। 11th का भी जो तुम्हें मिलेगा वो भी तुम्हें फाइनल एग्जामिनेशन का मिलेगा। यहाँ पे सीबीएसई एक बात भली ही बात ही जानता था कि भैया देखो, 11th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बदमाशी कर देते हैं पढ़ाई लिखाई में, थोड़ा जो है मौज मस्ती में लगे हुए रहते हैं, लेकिन वो लास्ट तक आते आते थोड़ा संभल जाते हैं कि भैया उनको अब बोर्ड देना है, तो वो थोड़े लास्ट आते आते संभल जाते हैं। तो इसीलिए वो जो है फाइनल एग्जामिनेशन का जिक्र किया है 11th का। तो फाइनल एग्जामिनेशन पे तुम्हें 30% मिलेगा 11th का, और 12th के तुम्हारा यूनिट टेस्ट या मिड टर्म या प्री बोर्ड के हिसाब से 40% मार्क्स दिया जाएगा। या तो यूनिट टेस्ट पे पूरा मिल जाए, या तो मिड टर्म पे मिल जाए, या प्री बोर्ड पे मिल जाए, किसी बेसिस पे तुम्हें 40% मिल जाए, या ये तीनों को मिलाकर तुम्हें 40% मिल जाए। अब ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड तुम्हारा कमेटी करेगा। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये क्या होगा। तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि 30 और 40 का जो है रेशियो बनाया गया है, 30% 10th में, 30% फिर 11th में, और 40% तुम्हें 12th के मार्क जो है दिया जाएगा। और ये सभी अभी थ्योरी की बातें हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम अधिकतर स्कूल में हो गया है और उसी बेसिस पे प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन तुम्हें मिलेगा। जैसा प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन था उसी बेसिस पे तुम्हें मार्क्स जो है दिया जाएगा। अब देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, अब देखो 10th में क्या था कि 10th में 80-20 का रेशियो चलता था, जैसे 80 नंबर का तुम्हारा थ्योरी होता था और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन 12th में ऐसा नहीं होता है, 12th में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स का एग्जाम जब तुम दोगे तो 80 मार्क्स का जो है तुम्हारा वहाँ पे थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। लेकिन वही जब फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन दोगे तो 70 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाता है 12th में 11th में, ये जो है सब्जेक्ट वाइज चेंज होते रहता है। 80-20 का रेशियो होता है, कहीं 70-30 का होता है, कहीं 60-40 का होता है, कहीं 50-50 का होता है, कहीं 30-70 का होता है, यानी रेशियो अलग अलग होते रहता है इन क्लास 11-12th के अंदर। तो मान लो कि अगर तुम्हारा मैथ का एग्जामिनेशन तुम दिए हो
जिसमें तुम्हारा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो वो तो हो गया, स्कूल वाला तुम्हें दे देगा जैसा तुम्हारा एग्जामिनेशन स्कूल वाला लिया होगा उस बेसिस पर। लेकिन 80 नंबर का जो तुम्हारा थ्योरी है उस 80 नंबर में कैसे मार्क्स मिलेगा? तो 10th के बेसिस पर जो तुम्हें बोला गया है 30% मार्क्स मिलेगा, वो यानी 80 का 30% निकालो 24 मार्क्स मिलेगा। फिर बोला गया है कि 11th के बेसिस पर 30% मार्क्स मिलेगा, तो फिर से 80% का निकालोगे, 30% 80 का निकालोगे 30% तो 24 आएगा। एंड बोला गया कि 12th के बेसिस पे 40% मार्क्स मिलेगा, तो निकाल लोगे तो 32 मार्क्स तुम्हें आ रहा होगा इस क्राइटेरिया के अनुसार, ठीक है। यानी कोई सब्जेक्ट अगर तुम्हारा इस बेसिस पर है तो अपना 30% निकाल कर अपना देख सकते हो। मान लो कि 70 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी हुआ फिजिक्स के अंदर, तो तुम्हें 10th बेसिस पर कितना नंबर मिलेगा 21, 11th बेसिस पर भी 21 और 12th बेसिस पर 28। यानी उस थ्योरी के अंदर 70 नंबर का अगर तुम्हारा मान लो कि फिजिक्स है तो उस फिजिक्स के अंदर 21 मार्क्स तुम्हारा 10th का रहेगा, फिर 21 मार्क्स तुम्हारा 11th का रहेगा और 28 मार्क्स तुम्हारा 12th का रहेगा। तो ये तुम्हारा मार्किंग था, ये बाकी और भी लिखा हुआ है, तुम इसको समझ सकते हो, रेशियो निकाला गया है, बाकी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब कमेटी क्या है? देखो एक कमेटी बनाया जाएगा जो तुम्हारा मार्क्स को डिफाइंड करेगा, मार्क्स जो तुम्हारा बनाएगा। उस कमेटी में 5 मेंबर होंगे, ठीक है। एक स्कूल के तुम्हारे प्रिंसिपल होंगे, 2 तुम्हारे स्कूल के सीनियर टीचर होंगे और 2 तुम्हारे नेबर स्कूल के टीचर होंगे, ठीक है। यानी 5 मेंबर होंगे। यही 5 मेंबर जो है मिलकर तुम्हारा रिजल्ट तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें एक और बात समझने की जरूरी है कि देखो मान लो कि एक तो तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, 2 तुम्हारा नेबर स्कूल का टीचर हो गया, यानी तुम्हारा सब्जेक्ट का टीचर कितना हुआ? तो 2 ही। तुम्हारा तो मेन सब्जेक्ट क्लास 12 में 5 है, तो उस 5 में तो 2 ही टीचर तुम्हारा जो है रिजल्ट तैयार कर रहा है। लेकिन मान लो कि वो 2 टीचर कोई अलग सब्जेक्ट का है, मान लो कि वो फिजिक्स का है और एक केमिस्ट्री का है, और तुम्हें मैथ का जब मार्किंग करना है तो मैथमेटिक्स का जब मार्किंग करना है तो इस कमेटी के अंदर तो मैथ का टीचर ही नहीं है। तो जब मैथ का टीचर ही नहीं है तो यह कमेटी कैसे मतलब बच्चों का मैथ का मार्क्स जो है कंप्लीट करेगा, किसी भी सब्जेक्ट का मार्क कंप्लीट करेगा जब उस कमेटी के अंदर उस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं रहेगा। मान लो कि फिजिक्स का मार्क्स उसको बनाना है और उस कमेटी के अंदर फिजिक्स का टीचर ही नहीं है, तो वो फिर कैसे करेगा? तो उसके लिए सीबीएसई कहा है कि भैया एक स्पेशल इन्वाइट तुम रखो। स्पेशल इन्वाइट मतलब ये कमेटी 5 मेंबर का ही रहेगा, लेकिन अगर इस मेंबर के अंदर कोई फिजिक्स का टीचर नहीं है तो स्पेशल इनवाइट कर लो। फिजिक्स का मार्किंग करने के समय उस टीचर को स्पेशल इनवाइट कर लो कि भैया फिजिक्स वाले आप आ जाओ, आप जो है बच्चों का मार्किंग कर दो और फिर आप चले जाओ। फिर मैथ वाले को बुला लो, अगर मैथ वाला नहीं है तो मैथ वाले को भी बुला लो, केमिस्ट्री वाला नहीं है तो केमिस्ट्री वाले को भी जो है बुलाकर उस कमेटी के अंदर रख लो और रिजल्ट प्रिपेयर करवा लो, ठीक है। यानी मेंबर 5 ही होंगे, लेकिन स्पेशल इनवाइट करके आप किसी भी टीचर्स को बुला सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और तुम्हें जान लेना है कि अनएबल टू मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। मान लो कि कोई बच्चा इस क्राइटेरिया के बावजूद भी जो है पास नहीं हो पा रहा है तो वह क्या करेगा? तो उसके लिए सीबीएसई बोला कि वह जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो है वह एक तैयारी करेगा। यानी जब तुम्हारा ये रिजल्ट आ जाएगा तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो है लेगा। अब सीबीएसई कहा है कि इसके लिए मैं आने वाला समय में बताऊंगा कि मैं कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे लूँगा, स्कूल वाला से लेवाऊंगा कि ये मैं या जो है मैं खुद लूँगा, यानी बोर्ड खुद लेगा। यह जो है सीबीएसई बोला है कि आने वाला समय में हम बताएंगे कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो कुछ अभी नहीं कहा है। आगे जानते हैं कि नॉट सेटिस्फाइड स्टूडेंट। अब एक चीज़ ये थोड़ा जानने से पहले ये जान लो कि असेसमेंट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट। मान लो कि कोई बच्चे 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट लिए हुए, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लिया हुआ है, 6ठा सब्जेक्ट अगर किसी का है तो उसका मार्किंग कैसे होगा? तो उसका मार्किंग सीबीएसई बोला है कि या तो 6ठा सब्जेक्ट हो या तो कोई नया सब्जेक्ट हो। कभी कभी क्या होता है ना कि क्लास में नया नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, 11th में 12th में नया नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। तो मान लो कि कोई नया सब्जेक्ट ही है या किसी बच्चे का 6th सब्जेक्ट है, कोई नया सब्जेक्ट ऐड हुआ और वो बच्चा ले लिया, या कोई बच्चा जो है 6th सब्जेक्ट लिया हुआ, तो उसका मार्किंग कैसे होगा? यानी मेन सब्जेक्ट के अलावा की बात करते हैं। तो सीबीएसई बोला कि देखो जब सारा रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया जाएगा, 5 मेन सब्जेक्ट का रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया जाएगा और इस 5 मेन सब्जेक्ट के रिजल्ट में जो सबसे 3 हाईएस्ट वाला सब्जेक्ट होगा, सबसे 3 हाईएस्ट में जिसमें मार्क्स आया हुआ रहेगा उसको लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और 6ठा वाला विषय में डाल देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर तुम्हारा कोई 6ठा विषय है तो सीबीएसई क्या करेगा कि 5 मेन सब्जेक्ट को लेगा, जो तुम्हारा रिजल्ट बनाएगा तो उसमें से 5 मेन सब्जेक्ट है ना, तो उसमें से 3 जो है तुम्हारा हायर मार्क वाला छांट लेगा, उसका एवरेज निकाल कर और 6th वाला सब्जेक्ट के अंदर डाल देगा। सिंपल है, ठीक है।
अब ये जान लो कि कोई बच्चा अगर इस क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, नॉट सेटिस्फाइड स्टूडेंट। अब इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, देखो भैया ये क्राइटेरिया जे वाले बच्चे के लिए और नीट वाले बच्चे के लिए तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, उसमें अधिकांश बच्चे जो है इस चीज़ से खुश होंगे, या खुश भी होंगे या तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं जैसा है क्राइटेरिया सही है। लेकिन जो बच्चे ये सोचे होंगे कि मैं जो है बड़े बड़े कॉलेज के अंदर एडमिशन लूँगा, ड्यू के अंदर या BHU के अंदर, तो वह इस क्राइटेरिया से जो है थोड़ा नाखुश हो सकते हैं, बिकॉज ड्यू का या BHU सब का ना बहुत हायर जो है कट ऑफ जाता है एडमिशन के लिए। तो और इसमें एक बात और क्या किया गया, तो इसमें 11th को इंक्लूड किया गया है। अब 11th को इंक्लूड करने का मतलब हो गया कि भैया 11th में तो बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई में थोड़ा नाकुर मुकुर कर देते हैं ना, पढ़ाई में थोड़ा खेल कर लेते हैं, इसलिए 11th उसका अच्छा नहीं होता है। तो 11th को भी इन्वॉल्व करके 30% लिखा हुआ है। और मान लो कि किसी बच्चे का 11th में मार्क्स कम आ गया तो उसका तो पूरा रिजल्ट ही थोड़ा मतलब कि डाउन हो जाएगा ना, तो उसको तो फिर DU या BHU के अंदर एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे जो JEE और नीट के बच्चे उनको छोड़ के बाकी स्टूडेंट जो कॉलेजों में जाना चाहते थे, DU के बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर या BHU के कॉलेजों के अंदर, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो भैया यहाँ पे मैं उन सारे बच्चों की बात करना चाहता हूँ कि देखो घबराओ मत। वैसे बच्चे जो ये सपने देखे हुए कि मैं DU में एडमिशन लूँगा या BHU में एडमिशन लूँगा, तो देन घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या कर सकते हो कि अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हो। CBSE बोला है कि वैसे बच्चे जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं वह जो है आने वाला समय में जब एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो बच्चे जो है उसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हें जान लेना है कि 10th और 12th का ना बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अंतर होता है। 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अलग होता है। 10th के बाद बच्चों के पास समय होता है 11th 12th में अच्छा करने के लिए, लेकिन 12th के बाद बच्चों के पास समय उतना नहीं होता है। 12th के बाद बच्चों को ना अपना कंपटीशन के अंदर, अपना जो है JEE नीट के अंदर, अपना जो है कॉलेज के अंदर जाना होता है, तो उनके पास समय बहुत कम होता है अच्छा करने के लिए। तो ये बहुत CBSE सोच समझ के क्राइटेरिया निकाला है, ठीक है। तो इसमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट होंगे वो जो है फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड जहाँ तक कि तुम्हारा रिजल्ट की बात है, तो तुम्हारा रिजल्ट जो है डिक्लेरेशन CBSE बोला है कि 31 जुलाई तक जो है अप्रॉक्स कर दिया जाएगा। 31 जुलाई तक बच्चों का रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा। ये जो है पूरा क्राइटेरिया था। इन सिंपल वे मैंने तुमको समझाने का कोशिश करा। अगर तुम्हें इस क्राइटेरिया के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में जो है डाल देना कि भैया मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही थी, आप इसको एक बार और जो है समझा दीजिए। तो कोई बड़ा इशू नहीं है और बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, समझ में तुम्हें आ गया होगा। 10th 11th 12th की बेसिस पर है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्राइटेरिया है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे JEE नीट का तैयारी करना है तो करो, कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन लगता है कि नहीं हमें DU और BHU में एडमिशन चाहिए तो तुम भैया पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हें अगर अच्छा मार्क्स नहीं है तो फिर से एग्जामिनेशन तुम दे लेना, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें, आग लगाते रहें, फोड़ते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।